रसोइये का बवाल। बादशाह अकबर का दरबार राजसी ठाठ-बाट, नायाब विद्वानों और अनगिनत किस्सों का केंद्र था। इस दरबार में जहां बीरबल जैसी बुद्धिमत्ता थी, वहीं जलन और साजिशें भी छुपी रहती थी। पर इस बार बवाल किसी दरबारी का नहीं, राजमहल के रसोइये का था। और ऐसा बवाल कि दरबार से लेकर रसोई तक हड़कंप मच गया। राजमहल की रसोई उस दिन कुछ ज्यादा ही खुशबूदार लग रही थी। रसोइया बख्तावर मियां अपनी खास डिश बना रहे थे, शाही इत्र पुलाव, जिसे बनाने में 32 मसाले और 3 प्रकार के इत्र डाले जाते थे। अकबर को यह व्यंजन बहुत पसंद था। रात को दावत हुई। सारे अमीर उमरा, बीरबल और खास मेहमान भी मौजूद थे। जैसे ही बादशाह ने पहला निवाला मुंह में डाला, उन्होंने आंखें मूंद ली और बोले, वाह बख्तावर, आज तो जैसे जुबान पर जन्नत उतर आई हो। लेकिन दावत के बाद ही शुरू हुआ बवाल। अगली सुबह हड़कंप मच गया। राजमहल के गुप्त मसालों के भंडार से 3 दुर्लभ मसाले गायब थे। नाग केसर, कश्मीरी केसर, मिस्री की धूल, जिसे केवल राज ज्योतिषी के प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता था। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल बीती रात के पुलाव में किया गया था। जब पूछताछ शुरू हुई, सारे संकेत सीधे बख्तावर यानी रसोइये की ओर जा रहे थे। दरबार में शोर मच गया। ये राजद्रोह है। कोई सामान्य रसोइया इतने कीमती मसाले कैसे चुरा सकता है? इसके पीछे जरूर बीरबल का हाथ है। उन्हीं ने तो बख्तावर को राजमहल में नियुक्त किया था। रसोइये को बंदी बना लिया गया। वो चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास जो सामान आया वो भंडारी से मिला था। मैं तो सिर्फ पकाने वाला हूं। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी आंखों में वो चमक थी जो हमेशा किसी गूढ़ रहस्य की बू पाकर होती थी। बीरबल ने बादशाह से एक दिन का समय मांगा। जहांपनाह, अगर मुझे रसोइये की चतुराई या अपराध सिद्ध हुआ, मैं स्वयं सजा का भागी बनूंगा। पर मुझे एक रात दीजिए, रसोई तक अकेले जाने की अनुमति सहित। रात को बीरबल चुपचाप रसोई पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, बर्तन एकदम साफ, मसाले की अलमारियां बंद, मगर फर्श पर हल्के सुनहरे रेशे बिखरे थे। वो रेशे किसी सामान्य मसाले के नहीं थे, बल्कि वे किसी गुप्त प्रयोगशाला में बनाए जा रहे यंत्रों के अवशेष जैसे दिखते थे। बीरबल ने तुरंत दरबार के एक पुराने सेवक को बुलाया, जो कभी गुप्तचर विभाग में था। तुरंत पता लगाओ कि रसोई में किन किन लोगों की आवाजाही बीती रात हुई थी। सवेरे जो सूचना आई, उसने बीरबल को चौंका दिया। रात में रसोई में एक छाया देखी गई थी, दरबार के विदूषक राजा टोडरमल के खास नौकर की। पर क्यों? बीरबल ने सोचा, टोडरमल सीधे रसोई क्यों नहीं आएंगे? क्या वे किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं, या कोई उनके नाम का उपयोग कर रहा है? इसी बीच बख्तावर को दरबार में लाया गया। वो थका हुआ, डरा हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, यदि आप इजाजत दें तो मैं एक विशेष व्यंजन बनाकर सभी दरबारियों को परोसना चाहता हूं, जिसे खाने के बाद असली चोर स्वयं सामने आएगा। सभी चौंक गए। भोजन से कोई कैसे सच उगलवा सकता है? अकबर हंसे। बीरबल की बुद्धि का जवाब नहीं। पर चलो, एक और तमाशा देख लेते हैं। अगले दिन रसोई में बीरबल स्वयं खड़े रहे। उन्होंने 4 थालियां बनवाई, सब में एक सा खाना, लेकिन एक खास पदार्थ मिलाया, सत्य सुगंध, जिसे सूंघने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए खुद ब खुद सच बोलने लगता था। 4 थालियां उन 4 दरबारियों को परोसी गई, जो बीरबल के विरोधी माने जाते थे। राजा टोडरमल, मीर सादिक, हकीम जाफर, अमीर अली। खाना खाते ही हंसी-मजाक शुरू हो गया, लेकिन 5वें मिनट में मीर सादिक अचानक खड़ा हो गया और बोला, मैंने ही मसाले हटवाए, पर मैंने चोरी नहीं की, बस रसोइये को फंसाने का आदेश था। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोले, मीर सादिक ने स्वीकारा, पर उसने कहा आदेश मिला था। अब प्रश्न यह है, किसका आदेश था?
मीर सादिक की जुबान अचानक बंद हो गई। सत्य सुगंध का असर खत्म हो चुका था। बीरबल ने रसोइये को निर्दोष घोषित किया, लेकिन असली साजिशकर्ता अब भी छुपा हुआ था। अकबर बोले, तो क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा है जो मेरे सबसे प्रिय व्यंजन को हथियार बना सकता है? बीरबल गंभीर थे। जहांपनाह, अब हमें दरबार नहीं, महल के बाहर देखना होगा। बीरबल ने संकेत किया कि किसी बाहरी शक्ति या राज्य का हस्तक्षेप भी संभव है। शायद कोई पड़ोसी राजा अकबर के दरबार की विश्वसनीयता को गिराना चाहता था। कहानी समाप्त नहीं हुई थी। बख्तावर को बहाल कर दिया गया, लेकिन उसे कुछ दिन की छुट्टी दी गई। बीरबल ने आदेश दिया कि रसोई की सुरक्षा दोगुनी की जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें पता है असली साजिशकर्ता कौन है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, शक है, प्रमाण नहीं। और जब तक प्रमाण ना हो, सत्य अधूरा रहता है। दरबार का पर्दा गिरा, लेकिन किसी अंधेरे कोने में एक परछाई हौले से मुस्कुरा रही थी। रात के तीसरे पहर दरबार की दीवारों से लगकर एक छाया चुपचाप सरक रही थी। उस छाया ने रसोई घर की पिछली दीवार के पास रुककर मिट्टी हटाई और एक बक्सा निकाला। उसमें कुछ नक्शे और मिर्ची के बीज थे। वो बड़बड़ाया, सिर्फ एक बार वो पौधा उगाए, फिर देखना दरबार कैसे मेरी मुट्ठी में होगा। वो था हकीम अब्दुल राशिद, बादशाह का निजी वैद्य, जो असल में एक गुप्त संगठन साया का सदस्य था। ये संगठन कई दरबारों में अपना असर फैलाकर साम्राज्य को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा था। बीरबल को यह संदेह हो चुका था कि साजिश का जड़ महल से बाहर तक फैला है। उन्होंने वेश बदलकर शाही मसाले की मंडियों में जाना शुरू किया। वहां उन्हें खबर मिली कि किसी ने हाल ही में एक नया स्वादिष्ट लेकिन नशीला मसाला खरीदा था, जिसे खाने से व्यक्ति कुछ मिनटों के लिए अर्ध बेहोश हो जाता है और हर राज उगल देता है। उस मसाले का नाम था झूम फूल। बीरबल को यकीन हो गया कि यही मसाला बख्तावर के खाने में मिलाकर किसी का सच उगलवाने की योजना थी। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और बात उल्टी पड़ गई। बख्तावर मियां को वापस रसोई सौंप दी गई, पर इस बार वो बेहद सतर्क थे। उन्होंने बीरबल से कहा, हुजूर, मुझे यकीन है कि मेरी रसोई में कुछ बदला गया है। बर्तनों से अजीब सी गंध आती है, जैसे किसी ने उनमें कुछ उबाला हो। बीरबल ने उन बर्तनों की जांच की। उन पर एक बेहद महीन परत थी, जो केवल गुप्त संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाली अंजन स्याही में होती थी। अब बात साफ थी। रसोई एक छिपा हुआ संदेश केंद्र बन चुकी थी। एक रात बीरबल ने पूरे रसोई स्टाफ को बदलकर अपने गुप्तचरों को वेश बदलवाकर रसोइया बना दिया। तीसरी रात को ही एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी चुपके से आया और कुछ विशेष सामग्री देने लगा। वो आदमी पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया, मैं तो सिर्फ हकीम अब्दुल राशिद के लिए ये बीज पहुंचाता हूं। पर असली योजना मुझे नहीं बताई गई। बीजों को परखा गया, वे नशीले थे और उनमें संदेश भी एन्क्रिप्टेड था। अब बीरबल ने पूरा जाल बिछाया। उन्होंने एक शाही भोज की योजना बनाई, जिसमें वो स्वयं बनाएंगे एक ऐसा शाही तंदूरी हलवा जिसमें थोड़ी मात्रा में वह झूम फूल मसाला मिलाया जाएगा। जो भी झूठ बोल रहा होगा, उसकी जुबान फिसलेगी। रात को भोज हुआ। सारे दरबारी बुलाए गए, टोडरमल, मीर सादिक, हकीम अब्दुल राशिद, यहां तक कि बख्तावर भी। हलवा परोसा गया। कुछ देर बाद हकीम अब्दुल राशिद हंसने लगा। फिर बोला, तुम सब मूर्ख हो। ये राजमहल अब हमारा है। हमारे पौधे हर जगह लग चुके हैं। हर रसोई, हर थाली अब हमारे इशारे पर चलेगी। सन्नाटा छा गया। उसी क्षण हकीम जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। बीरबल ने पानी मंगवाया, पर अब्दुल बेहोश हो चुका था। वैद्य बुलाया गया। उसने बताया, उसे हलवे में झूम फूल से अधिक मात्रा मिल चुकी थी। शायद जानबूझकर। बीरबल समझ गए, असली षड्यंत्रकारी ने हकीम को बलि का बकरा बनाया, ताकि असली मास्टरमाइंड पर्दे में ही रहे। बीमार अवस्था में अब्दुल राशिद ने बीरबल को
एक पुरानी पांडुलिपि दी। उसमें एक कोड लिखा था, जहां अंगारों में इत्र सहेजा जाए, वहां मिलते हैं राजगंध के साए। बीरबल समझ गए, ये संकेत था महल की सबसे गुप्त रसोई सुगंध कोठी की ओर, जहां केवल उत्सवों में इत्र वाले पकवान बनाए जाते थे। अब बीरबल गंभीर थे। उन्होंने बादशाह को कहा, जहांपनाह, ये बवाल महल की दीवारों से बाहर तक फैला है। हर पकवान, हर मसाले की थाली अब एक संदेश वाहक बन चुकी है। हमें इस खेल को वही रोकना होगा जहां से ये शुरू हुआ। अकबर चौंक उठे, और वो कहा है? बीरबल बोले, शायद कहीं, जहां आपकी नजर नहीं जाती, महल के भीतर, पर आपकी निगाहों से दूर। एक रात अचानक महल की इत्र रसोई में विस्फोट हो गया। सब भागे। वहां जलते हुए एक चिन्ह दिखाई दिया, एक सांप और एक चम्मच की आकृति। बीरबल ने धीमे से कहा, यह चिन्ह साया संगठन का है। अब खेल असली शुरू होगा। अकबर बोले, तो अब क्या किया जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, अब हमें रसोई के स्वाद से नहीं, साया की गंध से लड़ना होगा। राजमहल की शाही रसोई में छुपे हुए साया संगठन का राज धीरे धीरे उजागर हो रहा था। रसोइया बख्तावर बेगुनाह साबित हुआ, मगर रसोई से होकर भेजे जा रहे गुप्त संदेशों की परतें अभी खुलनी बाकी थी। बीरबल को अब यकीन हो चला था कि यह साजिश महल की दीवारों से बहुत आगे तक फैली है। सुगंध कोठी, महल की वो गुप्त रसोई जहां विशेष अवसरों पर इत्र वाले पकवान बनते थे, अब राख में बदल चुकी थी। पर उस जलते हुए कमरे में बीरबल को कुछ अजीब मिला। दीवार पर एक छुपी शिला, जिसे खींचने पर एक गुप्त सुरंग खुलती थी। सुरंग के भीतर एक लकड़ी की पेटी, जिसमें चांदी के पत्तों पर उकेरे गए संदेश। हर पत्ते पर एक शब्द, वात्सल्य, विष, विरासत, वास्तविक। बीरबल समझ गए, ये संकेत किसी बड़ी विचारधारा या संगठनात्मक सिद्धांत के थे। बीरबल और उनके दो गुप्तचरों ने रात के तीसरे पहर उस सुरंग में प्रवेश किया। लगभग 2 कोस तक चलने के बाद सुरंग एक भूमिगत तहखाने में खुलती थी। वहां किताबों से भरी अलमारियां थी। सभी ग्रंथ एक ही विषय पर केंद्रित थे, खान पान के जरिए शासन, मसालों में गंध आधारित स्मृति नियंत्रण, भोजन से सत्य उगलवाने की विधियां। एक कोने में एक बंद संदूक मिला। जब बीरबल ने उसे खोला, भीतर एक सोने की थाली थी, जिस पर लिखा था, जिसे भोजन का अधिकार है वही मन का सम्राट है। यह वाक्य गूंजता रहा बीरबल के कानों में। बख्तावर को अब दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। बीरबल ने एक खास प्रश्न किया, बख्तावर, क्या तुम्हें कभी किसी वात्सल्य पद्धति के बारे में बताया गया? बख्तावर कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, हुजूर, बहुत साल पहले जब मैं लखनऊ की दरगाह में रसोई सीख रहा था, कुछ नकाबपोश लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि भोजन को पूजा मत समझो, हथियार समझो। मैंने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन मैं जानता हूं, वे आज भी हर बड़ी रसोई में हैं। अब बीरबल को यकीन हो गया कि साया संगठन की जड़ें सिर्फ आगरा के महल में नहीं, पूरे साम्राज्य की रसोइयों में फैली हुई है। बीरबल ने एक नक्शा बनवाया भारत भर के राज दरबारों की रसोइयों का, और जहां जहां से शाही दूत मसाले खरीदते थे, वहां संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिल रही थी। कुछ शहरों में किशनगढ़, वहां के रसोई घर में बीते साल 3 दावतों के बाद राजा की याददाश्त चली गई थी। बूंदी, राजकुमार की मृत्यु के बाद रसोई बंद कर दी गई, कारण कभी स्पष्ट नहीं हुआ। ग्वालियर, वहां भोजन के बाद राज परिवार ने अचानक एक परदेशी को मंत्री बना दिया। इन घटनाओं में एक समानता थी। इन सभी स्थानों पर एक ही व्यापारी ने मसाले पहुंचाए थे, गुलाम अली मसाले वाला, जो अब लापता था। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने बख्तावर को सार्वजनिक रूप से माफ करने का नाटक किया और कहा कि उसे एक नए महल रेवा खेड़ा किले की रसोई का प्रमुख बनाया जाएगा। यह खबर जल्द ही शहर भर में फैल गई। तीसरी रात ही
एक अजनबी रेवाखेड़ा की ओर निकल पड़ा। बीरबल के गुप्तचर उसके पीछे लग गए। जब अजनबी को पकड़ा गया और नकाब हटाया गया, वो कोई और नहीं, गुलाम अली था। पूछताछ में उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। मैं साया का सिर्फ एक प्यादा था। असली राजा खुद किसी रसोई में नहीं बैठता, वो राजनीति में है, वो खुद दरबार में है। बीरबल ने दरबार में सबकी गतिविधियां गौर से देखनी शुरू की। एक व्यक्ति बहुत शांत, संयमित और सतर्क दिख रहा था, राजा टोडरमल। वो हर भोज से पहले नमक चखता था, पर खुद नहीं खाता था। उसने हाल ही में कुछ अज्ञात व्यापारियों से भेंट भी की थी। बीरबल ने एक और योजना बनाई। एक खास दावत रखी गई। सब कुछ वैसा ही पकाया गया जैसा टोडरमल को पसंद था, मगर एक बर्तन में मसालों के जरिए सत्य प्रेरक इत्र मिलाया गया। खाने के बाद बीरबल ने अचानक पूछा, राजा टोडरमल, क्या आप रेवाखेड़ा किले की पुरानी रसोई को जानते हैं? टोडरमल की आंखें फैल गई। रेवाखेड़ा? मैंने कभी नहीं। लेकिन उसका चेहरा लाल पड़ गया। बीरबल को शक तो था, पर कोई ठोस प्रमाण नहीं था। अकबर बोले, क्या हम केवल शक के आधार पर इतने वरिष्ठ मंत्री को दोषी मान सकते हैं? बीरबल बोले, नहीं जहांपना, पर हमें यह जानना जरूरी है, टोडरमल क्या छुपा रहे हैं। तभी एक सूचना आई। साया संगठन का एक दस्तावेज मिला था, जिसमें कोड शब्द थे, TDRML, VTSLY। बीरबल ने महसूस किया, ये शब्द संक्षेप थे टोडरमल और वात्सल्य के। जब बीरबल दस्तावेज लेकर दरबार पहुंचे, उन्हें सूचना मिली कि टोडरमल गायब हो गए हैं। उनका घोड़ा, तलवार और निजी वस्त्र सब कमरे में ही थे। बस एक चीज नहीं थी, उनकी मसाले की पोटली। अकबर हैरान थे, तो क्या वो सच में दोषी थे? बीरबल बोले, जहांपनाह, या तो वो साया से थे, या उनके पीछे कोई और, जो उन्हें साया से जोड़ा गया दिखाना चाहता है। बीरबल ने टोडरमल की गायबी की जांच के लिए अपने गुप्तचर माहिर अली को भेजा। कुछ ही दिनों में खबर आई, जहांपनाह, टोडरमल को अंतिम बार नालंदा के पुराने खंडहरों में देखा गया था। वो किसी वृद्ध से गुप्त रूप से मिले थे। बीरबल ने खुद नालंदा जाने का फैसला किया। उन्होंने वेश बदल लिया, एक जड़ी बूटी बेचने वाले वैद्य का। नालंदा पहुंचने पर उन्हें वहां का मठ वीरान मिला, पर एक कोठरी के अंदर दीवार पर वही चिन्ह था, सांप और चम्मच का प्रतीक। मठ में हल्की सी जायफल और तेजपत्ते की गंध थी। आम बात नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ खास राज विरासत रसोइयों में इस्तेमाल होते थे। दीवार के पीछे एक पतली सुरंग मिली, जहां बीरबल को मिले कुछ पुराने पांडुलिपियां, साया के 17 सूत्र, एक पत्र जिस पर लिखा था, विरासत केवल रक्त से नहीं, स्वाद से चलती है, और एक हस्ताक्षर। बीरबल समझ गए, टोडरमल सच में इसमें लिप्त थे। पर क्यों? दरबार लौटकर बीरबल ने एक और खुलासा पाया। वजीर आजम अबुल फजल अचानक बीमार पड़ गए थे। डॉक्टरों का कहना था, कोई बहुत धीमा जहर शरीर में गया है, शायद खाने से। बीरबल की नजर फिर रसोई पर गई। उन्होंने रसोई के घी, तेल और मसाले के भंडार की जांच की। मसालों के कुछ बर्तनों में माइक्रो स्तर पर रेशों की संरचना बदली हुई थी। बीरबल ने तत्काल रसोई बंद करवाई और एक गुप्त प्रयोगशाला बनवाई। बीरबल को एक गुप्त ग्रंथ मिला, नयनपक प्रबंधन विद्या। इसमें लिखा था, गंध और स्वाद से व्यक्ति की भावनाओं को बदला जा सकता है। विशेष मिश्रण से उसे किसी विचारधारा की ओर मोड़ा जा सकता है। इसका अर्थ स्पष्ट था, साया सिर्फ शरीर नहीं, मन और विचार को भी नियंत्रित करना चाहता था। एक रात दरबार में अचानक एक घायल व्यक्ति लाया गया, चेहरा ढका था। बीरबल ने पास जाकर देखा, टोडरमल थे, पर वो कमजोर थे, भ्रमित थे, जैसे किसी गहरी मानसिक यातना से गुजरे हों। कुछ घंटे बाद उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं दोषी नहीं हूं, मैं सिर्फ विरासत की रक्षा करना चाहता था। साया मुझे इस्तेमाल कर रहा था। बीरबल पूछना चाहते थे, विरासत किसकी?
पर टोडरमल बेहोश हो चुके थे। टोडरमल के वस्त्रों में एक ताम्र पत्र मिला। उसमें लिखा था, पहली बार साया की नींव 76 वर्ष पूर्व महाराजा अर्णव देव के काल में रखी गई थी। उद्देश्य, शासन परिवर्तन बिना रक्तपात के, सिर्फ भोजन और विचारों से। अब बीरबल को बात समझ में आने लगी। साया कोई व्यक्तिगत साजिश नहीं था, ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला वैचारिक युद्ध था। बीते वर्षों में महल में कई बार निर्णय बदले गए थे। नए मंत्री अचानक बने, पुराने वफादारों को निकाल दिया गया। अकबर के कई निजी निर्णयों में बदलाव हुआ, बिना किसी तार्किक कारण के। बीरबल ने सब जोड़ना शुरू किया। क्या ये सब भोजन के जरिए नियंत्रित हो रहा था? क्या अकबर को खुद? नहीं, बीरबल को भरोसा था। अकबर सत्य की नींव पर चलता है। बीरबल ने एक विशेष सत्य भोज का आयोजन किया। केवल 10 सबसे वरिष्ठ दरबारियों को बुलाया गया। हर व्यंजन के नीचे एक चांदी की पत्ती थी, जिस पर गुप्त रूप से लिखा था, क्या तुम साया से हो? क्या तुमने किसी को प्रभावित किया? क्या तुम जानते हो स्वाद राज बनाता है? भोजन के बाद अंधेरा किया गया। बीरबल ने कहा, अब जिसने भी जवाब हां में दिया, उसका हाथ उठेगा। 1, 2, 3, 4 हाथ उठे। 4 दरबारी पकड़े गए। पर जब उनके निवासों की तलाशी हुई, हर जगह एक ही प्रतीक मिला, सांप और चम्मच। मगर इनमें से किसी का संबंध टोडरमल या गुलाम अली से नहीं था। बीरबल का माथा ठनका। अगर ये सब केवल प्यादे थे, तो शह कौन है? और उसी क्षण उन्हें एक राजदूत की याद आई, जो 1 महीने से अकबर के साथ बहुत घुल मिल रहा था। उस राजदूत का नाम था शेख अब्दुल हक मोहसिन, जो कहता था वो ईरान से आया है। जब बीरबल ने उसकी पृष्ठभूमि की जांच की, पता चला वो कभी एक मसाले की दुकान चलाता था, बाद में रसोइया बना, फिर अचानक विद्वान और अब राजदूत। उसके पास एक किताब मिली, भोजन और भावना का इतिहास, जिसमें अंतिम अध्याय का नाम था विरासत का व्यंजन। शाम का समय था, दरबार खत्म हो चुका था, पर बीरबल रुक गए थे। वो सीधे अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, आने वाले दिनों में हर निवाला, हर गंध, हर स्वाद आपको भ्रमित कर सकता है। अब युद्ध तलवारों से नहीं, सोच से लड़ा जा रहा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो अब हमारा हथियार क्या होगा? बीरबल बोले, सच की परख और याददाश्त की रक्षा। शेख अब्दुल हक अब महल का नियमित मेहमान बन गया था। वो रोज नया पकवान लाता, कभी सूफियाना शरबत, कभी ईरानी पुलाव। एक दिन उसने बादशाह को एक अनोखी चीज दी। ये है यादगार सूप। इसे पीने वाला बीते वक्त की भूली बिसरी बातें याद कर लेता है। बीरबल तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने चुपचाप उस सूप की कुछ बूंदें एक पंखे के नीचे रखवा दी, जहां एक कबूतर बैठा था। कुछ देर बाद वो कबूतर बेचैन होकर गोल गोल उड़ने लगा, जैसे वो खुद को भूल गया हो। बीरबल समझ गए, ये सूप कोई साधारण पेय नहीं था। ये दिमाग से स्मृति मिटाने वाला तरल था। अगली सुबह बीरबल ने बादशाह से मिलकर एक योजना बनाई। जहांपनाह, आज से मैं हर भोज में एक खास प्रतीक रखूंगा। यदि आपको दिखे तो इसका अर्थ होगा कि भोजन शुद्ध है। यदि प्रतीक न दिखे तो समझिए कि कोई साया पास में है। अकबर ने सिर हिलाया। उसी शाम भोज था। अब्दुल हक फिर से आया। इस बार उसके साथ था एक दुर्लभ व्यंजन, गंधराज मिठाई, जो खाने पर एक मनोहर परछाई दिखाई देती है, पर मिठाई में प्रतीक नहीं था। अकबर ने खाने से मना कर दिया और कहा, शेख, आज मेरा उपवास है। शेख हंसा, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, मैं जानता हूं कि तुम जान गए हो। अब्बास नाम का एक दरबारी, जो अकबर का करीबी था, अचानक अपना व्यवहार बदलने लगा। वो अजीब चीजें कहने लगा। उसने बीरबल के लिए कहा, तुम पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार उसने दरबार में ही कहा, राजा को चाहिए कि वो अपने पुराने वजीरों को बदल दे। बीरबल को समझते देर नहीं लगी।
अब्बास को शायद साया का नशीला भोजन दिया गया है। उन्होंने वैद्य से अब्बास का परीक्षण कराया। पता चला उसके शरीर में एक नया प्रकार का अर्क है, जिसका स्रोत था अब्दुल हक का गंधराज मिठाई। इसी बीच गुलाम अली, जो जेल में था, बीरबल को बुलवाता है। वो थका हुआ और डरा हुआ था। हुजूर, मैं सब बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसे भी साया ने पकड़ रखा है। बीरबल सहम गए। पहली बार इस साजिश की जड़ें महल से बाहर की जिंदगी में भी उतर चुकी थी। गुलाम अली ने एक पुराना ग्रंथ सौंपा, रसबुद्धि संहिता, जिसमें दर्ज था कैसे एक खास मिठास व्यक्ति के विचार बदल सकती है, कैसे गंध से किसी को किसी भी वाक्य में यकीन दिलाया जा सकता है, और अंत में एक रहस्यात्मक वाक्य, जो स्वाद से हारेगा वो विचार से जीतेगा। इसी बीच बीरबल को सूचना मिली, रानी सलीमा बेगम अचानक बीमार पड़ी है। वो न किसी को पहचान रही है, न बोल रही है। बीरबल ने जांच की। उनकी दवाओं में अब्दुल हक का दिया शरबत इस्तेमाल हुआ था। अब बीरबल को यकीन हो गया, अब्दुल हक सिर्फ दरबार में नहीं, हर महल वाले की सोच पर नियंत्रण करना चाहता है। बीरबल ने गुप्त योजना बनाई। अब हमें स्वाद से युद्ध नहीं, स्मृति से युद्ध करना होगा। बीरबल ने अगली दावत खुद आयोजित की। अब्दुल हक को विशेष सम्मान दिया गया। खाने की सभी थालियां वैसी ही थी जैसी वो लाया करता था, पर सच्चाई ये थी, हर थाली नकली थी और असली खाना गुप्त रसोई में पकाया गया था। बीरबल ने सभी थालियों में एक खास तत्व मिलवाया, स्मृतिवर्धक अर्क, जिससे पीने वाला पिछले 7 दिनों की घटनाएं साफ साफ याद करने लगता है। भोजन के बाद अब्दुल हक हंसने लगा। क्या आपको लगता है आप मेरी चालों को समझ पाए हैं? पर तभी महल का रक्षक अब्दुल के पीछे आ खड़ा हुआ। वो कुछ बुदबुदाया। मुझे याद है, उस दिन आपने मुझे कुछ पिलाया था। उसके बाद से मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा था। अब्दुल हक का चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल ने अब्दुल को बंदी बना लिया और जब उसके वस्त्रों की तलाशी हुई, एक छोटा सा कागज मिला। उस पर लिखा था, अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मुखौटा को सक्रिय किया जाए। और वही पुराना सांप और चम्मच का प्रतीक उस पर बना था। अब बीरबल को समझ आया, अब्दुल हक असली सरगना नहीं था, वो बस एक मोहरा था। उसके पीछे कोई और है, मुखौटा। कुछ ही दिनों बाद अब्दुल हक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जेल में दम घुटने से। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। पर उसी रात बीरबल को एक गुप्त पत्र मिला। उस पर लिखा था, हमने एक को खोया है, 100 और तैयार है। अगली रसोई राजकुमार सलीम के विवाह की होगी। अगला स्वाद आपके मन में संदेह बोएगा। नीचे सिर्फ एक हस्ताक्षर। मुखौटा। शाही महल सजाया गया था। हर तरफ रौनक थी। बाजारों में भीड़ थी। झूमर, मिठाइयों की खुशबू, मेहमानों की हलचल, पूरा आगरा जैसे जाग उठा था। पर इस चकाचौंध के बीच बीरबल अंदर ही अंदर बेचैन थे। वो जानते थे कि ये शाही भोज साया के लिए सबसे सुनहरा मौका था। शादी में अलग अलग रसोइये मंगाए गए थे, दिल्ली, काबुल, लखनऊ और यहां तक कि ईरान से भी। हर रसोइये का नाम और पहचान जांची गई थी। लेकिन रसोई में एक छठा चेहरा था। नाम था हाशिम। दावा करता था कि वो लखनऊ से आया है। जब उससे पूछा गया कि लखनऊ के किस मोहल्ले से है, तो वो थोड़ा हिचका। बीरबल ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कल तुम्हारा पकाया खाऊंगा, तब जानेंगे कि स्वाद किसका है। हाशिम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, स्वाद कभी झूठ नहीं बोलता साहब। अगले दिन शाही भोज शुरू हुआ। हर रसोइया ने अपनी खास डिश पेश की। हाशिम ने बनाई मदमस्त मलाई पुलाव, एक ऐसा व्यंजन जो खाकर मन झूम उठे। राजकुमार सलीम ने खाया और कहा, यह सबसे स्वादिष्ट है। लेकिन अगले कुछ घंटों में राजकुमार का व्यवहार बदल गया। वो अचानक पुराने मंत्रियों पर चिल्लाने लगा, रानी अम्मीजान से बहस करने लगा और दरबारियों से कहने लगा कि बीरबल पुराने विचारों वाला है,
अब नए सोच की जरूरत है। बीरबल सब समझ गए। बीरबल ने उसी रात हाशिम की थाली से बची हुई मलाई पुलाव को एक छोटे पालतू बंदर को दिया। बंदर कुछ देर तक खुश रहा, फिर दीवारों से टकराने लगा। जांच करने पर पता चला कि खाने में कोई तेज जहर नहीं था, बल्कि एक धीमा भ्रम फैलाने वाला तत्व था, जो सोच और स्मृति दोनों पर असर डालता है। पर यह नया था। बीरबल ने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। बीरबल ने उस रात हाशिम के कमरे की तलाशी ली। वहां उन्हें एक संदूक मिला। उसमें रखी थी एक पुरानी तस्वीर, जिसमें 3 लोग थे। हाशिम, गुलाम अली, वो व्यापारी जो पहले पकड़ा गया था, और तीसरा, चेहरा जला हुआ था पर आंखें जानी पहचानी लगती थी। नीचे लिखा था, मुखौटे के पहले चेले। अब बीरबल समझ गए, हाशिम सिर्फ एक रसोइया नहीं था, बल्कि मुखौटे का शिष्य था। इसी बीच खबर आई, गुलाम अली की बेटी नूरजहां को किसी ने आगरा से दूर एक मंदिर के पीछे छोड़ा। वो बेहोशी की हालत में थी। बीरबल ने उसे महल लाने का आदेश दिया। अगले दिन जब वो होश में आई, तो बस एक ही नाम बुदबुदा रही थी, हाशिम। मुखौटा, हाशिम। बीरबल ने उसे भरोसा दिलाया कि अब वो महफूज है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर गए थे। साया अब बेटियों को मोहरा बना रहा था। बीरबल ने एक जाल बिछाया। उन्होंने ऐलान किया कि सलीम अब बीमार है और अब सभी रसोइयों की जांच होगी। इस खबर से हाशिम डर गया। वो रात के अंधेरे में भागने लगा, लेकिन महल के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। जब बीरबल ने उससे पूछा, मुखौटा कौन है? हाशिम चुप रहा, फिर हंसकर बोला, मुखौटा सिर्फ एक नाम नहीं, वो हर चेहरे में है जो सच को अपने स्वाद से दबा देता है। और उसके बाद उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसे पीते ही वो वही गिर पड़ा, जहर। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन महल में फुसफुसाहटें फैल गई। कहीं बीरबल खुद तो साया के साथ नहीं, हर बार वही कैसे पकड़ता है अपराधी को। अब्दुल हक की मौत भी उसी की देखरेख में हुई थी। बीरबल को पहली बार अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं रहा। उसी रात किसी ने उनके कमरे में एक पत्र छोड़ा, अब हम तुम्हारे सबसे भरोसेमंद को तुम्हारे खिलाफ करेंगे। अगला स्वाद भरोसे का हरण है। राजकुमार सलीम अब ठीक था, लेकिन उसने दरबार में खुलकर कहा, मैं सोचता हूं कि अब नए वजीर की जरूरत है। बीरबल को आराम दिया जाए। बीरबल चुप रहे। उसी रात उन्हें एक संदूक मिला, अपने ही कमरे में, जिसमें रखा था एक चेहरा, लकड़ी का। उसके पीछे लिखा था, मुखौटा असली नहीं, पर हर जगह है। शाही दरबार में पहले बीरबल की उपस्थिति ही नजरों का केंद्र होती थी, पर अब वो चुपचाप एक कोने की कुर्सी पर बैठते हैं। कोई उनके पास नहीं आता, न सलाह लेने, न हालचाल पूछने। एक दिन अकबर ने उन्हें अकेले बुलाया। बीरबल, अब तुम पर संदेह है। मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता, पर मुझे सच्चाई चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां विश्वास नहीं बचा, वहां सच्चाई का मूल्य ही क्या रहेगा। हुजूर। अकबर कुछ नहीं बोले। राजमहल में एक नया रसोइया रखा गया। नाम था वलीद। वो शांत, विनम्र और बेहद कुशल था। उसने पहली बार जो हलवा बनाया, उसे खाकर रानी जोधा ने कहा, इसमें मां के हाथों जैसा स्वाद है। पर बीरबल ने उस हलवे को देखकर कुछ देर तक सोचा। उसमें केसर की हल्की परत थी, पर एक अजीब सी गंध भी थी जो सबको नजर नहीं आई। उसी रात दरबार का वृद्ध मंत्री महमूद खां अचानक पागल जैसी बातें करने लगा। वो चिल्लाता रहा, दरबार झूठ है, सब साया है। बीरबल भी, बीरबल भी। उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बीरबल ने आधी रात को वलीद के कमरे की तलाशी ली। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली, रसायन तंत्र, जिसमें दुर्लभ मसालों से मानसिक भ्रम पैदा करने की विधियां लिखी थी। साथ ही एक कोना था जिसमें लकड़ी के मुखौटे रखे थे। बीरबल समझ गए, वलीद भी मुखौटा का सेवक था। पर इससे पहले कि वे उसे पकड़ते, वलीद गायब हो गया।
कमरे में बस एक पर्चा छोड़ गया, भरोसा एक स्वाद है, एक बार बिगड़ जाए तो स्वाद बदल जाता है। बीरबल ने महमूद खां से मिलने की अनुमति मांगी। वे अब शांत हो चुके थे, पर उनकी आंखों में डर था। बीरबल ने पूछा, आपने बीरबल पर आरोप क्यों लगाया? महमूद बोले, मेरे भोजन में कुछ था, एक झलक दिखी, कोई मुखौटा पहने मेरे कमरे में घुसा, फिर अंधेरा। बीरबल को यकीन हो गया, अब कोई दरबार के अंदर से साया को मदद कर रहा है। तलाशी में महमूद खां के कमरे में जले हुए कुछ कागज मिले। एक अधजला शब्द दिखाई दिया, बावर्ची खाना। बीरबल ने राजरसोई का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने ध्यान से दीवारें ठोंकी। एक जगह पर आवाज अलग आई। जब दीवार तोड़ी गई तो वहां एक छोटी सुरंग मिली, जो सीधे महल के एक गोपनीय मार्ग तक जाती थी। उसमें एक लकड़ी का डिब्बा पड़ा था, जिसमें अलग अलग मसाले के छोटे कटोरे थे और हर एक पर नाम लिखा था। भ्रम, विस्मृति, आक्रोश, अविश्वास। बीरबल का दिल धड़कने लगा। एक दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की कि अब शाही निर्णयों में बीरबल की भूमिका समाप्त होगी। उस शाम बीरबल अकेले अपने घर लौट रहे थे। तभी उनके रथ में एक पत्र गिराया गया, तुम्हारा सबसे करीबी अब हमारा है। उस पत्र के नीचे एक मोहर थी, जिसमें 2 तलवारें क्रॉस थी और बीच में एक आंख, वही साया की निशानी। बीरबल ने अपनी सबसे भरोसेमंद सेविका रेखा को बुलाया, जो बचपन से उनके घर में थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या घर में कुछ अजीब हुआ? रेखा ने सिर झुका लिया। माफ कीजिए साहब, मैं मजबूर थी, मुझे मेरी बेटी की कसम दी गई थी। बीरबल सन्न रह गए। रेखा ने बताया, हर रात कोई आता था, जो मसाले बदल देता था, वही सुरंग से आता जाता था। बीरबल ने पूछा, कौन है वो? रेखा बोली, मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, वो हमेशा एक मुखौटा पहने रहता था। बीरबल सोच में पड़ गए। मैं जिन पर सबसे अधिक विश्वास करता था, वही तो अब मुखौटे से डरे हुए हैं। रात को उन्होंने अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखा। कहीं मैं खुद ही मुखौटे का हिस्सा तो नहीं बन गया? उन्हें अब हर व्यक्ति संदिग्ध लगने लगा। एक दिन शहर के बाहर एक पुराने खंडहर में कुछ लोगों की गुप्त सभा हो रही थी। सबके चेहरे ढके हुए थे। बीरबल छिपकर इस सभा को देख रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, बीरबल अब कमजोर हो चुका है, अब उसे हटाने का समय आ गया है। बीरबल उस आवाज को पहचानते थे। वो आवाज दरबार के ही एक सेनापति की थी, जहीर खान। बीरबल काम गए। बीरबल ने वापस लौटते हुए बस यही सोचा, अब मुझे 2 युद्ध लड़ने हैं, एक बाहर साया से और एक अपने ही लोगों के भीतर से। उन्होंने अपना पुराना बख्तरबंद निकाला, अपनी तलवार को तराशा और अकेले ही निकल पड़े। बीरबल ने चुपचाप अगली योजना बनाई। उन्होंने कुछ भरोसेमंद पुराने साथियों को बुलाया, जैसे कि सिकंदर खत्री, जो महल के पूर्व चौकीदार थे, और गौहर अली, जो कभी रसोई में सहायक थे लेकिन अब मंदिर के पास रहते थे। बीरबल ने कहा, हम इस बार जाल बिछाएंगे, शिकार खुद चलकर फंसेगा। उन्होंने तय किया कि एक नकली अफवाह फैलाई जाएगी कि अकबर बादशाह का प्रिय कश्मीरी लौंग, जो वर्षों से नहीं मिला था, अब किसी व्यापारी ने तलाश लिया है। ये मसाला ही मुखौटे को बाहर लाने का कारण बन सकता था। शहर में अफवाह फैलाई गई, राज दरबार में फिर से लौंग वाला विशेष खीर बनने वाला है, वही खीर जो अकबर बादशाह की कमजोरी है। बीरबल ने रसोई में एक संदिग्ध मिश्रीदान रखवाया। उसमें असली खीर नहीं, बल्कि नीले रंग का सूक्ष्म धुआं छोड़ने वाला जड़ी बूटी मिश्रण था। जब इसे गर्म किया जाता तो जो व्यक्ति उसे बहुत देर तक पास रखे, उसकी आंखों में जलन और छींकें शुरू हो जाती। अगले दिन शाम को रसोई में वही हुआ। वलीद की जगह अब एक नया रसोइया था। नाम था आरिफ। जब खीर बनाई जा रही थी, आरिफ अचानक छींकने लगा और बाहर भागा। बीरबल ने पीछा किया। बीरबल आरिफ के पीछे चल पड़े। आरिफ रसोई के पीछे के गुप्त सुरंग से महल के पश्चिमी हिस्से में पहुंचा।
जहां एक पुरानी बंद कोठरी थी। बीरबल ने देखा, वहां 4 लोग पहले से मौजूद थे। सबने काले चोगे पहन रखे थे और सभी ने मुखौटे पहन रखे थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या बीरबल को भनक तो नहीं लगी? अरीफ बोला, वो संदेह करता है, पर उसे यकीन नहीं। फिर अचानक एक और आदमी बोला, तो अब उसे हटाने का समय आ गया है। अगली सभा में वो नहीं बचेगा। बीरबल ने उन चारों की आवाजें ध्यान से सुनी। एक आवाज पहचान में आई। वो राजमहल का शाही पुस्तकाध्यक्ष था, बुजुर्ग और सौम्य दिखने वाला, पर अब साफ था कि वो मुखौटे का दिमाग है। बीरबल ने अगली चाल चली। उन्होंने दरबार में ये प्रस्ताव रखा, हम एक विशेष सभा रखेंगे जिसमें हर प्रमुख मंत्री को गुप्त सुझाव देने होंगे, बिना नाम, बिना पद। बस उनके विचारों से उनकी नीयत का पता चलेगा। सभा के लिए एक विशेष कक्ष तैयार किया गया, रोशनीमंद और एक एकांत कुर्सी। हर मंत्री से कहा गया कि वो एक पत्र में अपनी सलाह लिखकर बीरबल को दे। जब सभा हुई, बीरबल ने देखा, लगभग हर पत्र सीधा था, लेकिन एक पत्र में लिखा था, बीरबल को हटाना जरूरी है। वो साया की राह में सबसे बड़ा कांटा है। उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन कागज के कोने पर हल्के नीले रंग के दाग थे, वही दाग जो उस खीर वाले मिश्रण से निकलते थे। बीरबल ने नीले दाग वाले पत्र की जांच करवाई। पता चला कि महल में ऐसा विशेष नीला स्याही सिर्फ राज पुस्तकालय में उपयोग होती है। अब शक गहरा हो गया, क्या वास्तव में शाही पुस्तकाध्यक्ष ही साया का मुखिया है? रात के तीसरे पहर बीरबल ने पुस्तकालय में जाकर छुप कर देखा। पुस्तकाध्यक्ष अकेला बैठा था और एक नक्शा देख रहा था जो महल की सुरंगों का था। फिर वो धीरे से उठकर एक किताब के पीछे से एक छोटा दराज खोलता है जिसमें वही मुखौटा रखा हुआ था। बीरबल सन्न रह गए। अब बीरबल ने फैसला किया कि वो इस पुस्तकाध्यक्ष से सीधे सामना करेगा। अगले दिन उन्होंने उसे बुलाया। बीरबल बोले, पंडित जी, आपको महल की हर बात का पता कैसे चल जाता है? वो मुस्कुराया, बीरबल जी, किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं, जानकारी भी देती है। बीरबल ने अचानक पूछा, क्या आपको साया शब्द से कुछ लगाव है? उसने पहली बार बीरबल की आंखों में देखा, बिना पलक झपकाए। फिर बोला, हर दरबार में एक छाया होती है, कोई उसे पहचानता है, कोई नहीं। बीरबल ने मन में तय कर लिया, ये आदमी सामान्य नहीं। बीरबल ने एक बार फिर योजना बनाई। इस बार उन्होंने खुद को ही चारे की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने दरबार में कहा, मैं कुछ समय के लिए राजधानी छोड़ रहा हूं, तीर्थ यात्रा पर। उन्होंने सूचना फैलाई कि वो अकेले महल के पीछे के मार्ग से निकलेंगे, और जैसे ही वो निकले, सुरंग में अचानक हमला हुआ। 2 मुखौटेधारी लोग पीछे से आए, पर इस बार बीरबल तैयार थे। छुपे हुए पहरेदारों ने दोनों को पकड़ लिया। एक भाग गया, लेकिन दूसरा पकड़ा गया। जब उसका मुखौटा हटाया गया, सब हैरान रह गए। वो था वलीद, जो गायब हो गया था। वलीद ने चुपचाप सब बताया, मैं मुखिया को नहीं जानता, हम बस आदेशों का पालन करते हैं। उसने हमें बताया कि बीरबल महल के लिए खतरा है, पर मैंने जो देखा, बीरबल अकेला नहीं है, वो सही भी है। बीरबल ने पूछा, मुखिया कौन है? वलीद ने सिर्फ एक वाक्य कहा, वो किताबों के पीछे छिपा है, लेकिन वो खुद भी अब डरता है। एक सुबह बीरबल के कमरे में एक पत्र फिसलाया गया। उस पर कोई नाम नहीं था, पर उसमें लिखा था, अगर तुम वाकई सत्य चाहते हो तो आज रात को तिजोरी घर के नीचे की तहखाने में आ जाना, अकेले। जो तुम नहीं जानते, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा धोखा भी। बीरबल ने इसे चुनौती की तरह लिया। रात को चुपचाप बीरबल एक छोटी मशाल के साथ तहखाने पहुंचे। वहां हवा भारी थी, जैसे सदियों पुरानी सांसें अब भी दीवारों में बसी हों। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हुआ। सामने एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक अकेला आदमी बैठा था, चोगा पहने, मुखौटा लगाए। बीरबल बोले, अब और खेल नहीं,
आदमी उठा और धीमे धीमे मुखौटा हटाया। बीरबल सन्न रह गए। वो कोई और नहीं, अकबर के नाना और महल के पूर्व सलाहकार मिर्जा अब्दुल रहमान थे, जिन्हें सबने वर्षों पहले मरा हुआ समझ लिया था। उन्होंने बताया, जब मैं सत्ता से हटा तो मुझे लगने लगा कि ये दरबार सत्य के योग्य नहीं। मैंने अपने गुप्त शिष्यों को तैयार किया, रसोई में, पुस्तकालय में, सेनाओं में, हर जगह। तुम्हें तो मैंने खुद ही चुना था बीरबल, ताकि तुम हमारे लिए काम करो, पर तुमने हमें धोखा दिया। बीरबल बोले, सच का चोला ओढ़कर तुमने कितनों को अंधेरे में डाला। मिर्जा रहमान बोले, सत्ता को चलाने के लिए सिर्फ न्याय नहीं, डर भी जरूरी है। साया डर था, लेकिन एक ऐसा डर जो व्यवस्था बनाए रखता था। बीरबल ने जवाब दिया, डर व्यवस्था नहीं बनाता, गुलामी बनाता है। तुमने लोगों को जहर दिया, भ्रम फैलाया और सोच को मार डाला। मिर्जा हंसने लगे। तुम सच्चाई नहीं चाहते बीरबल, तुम बस खुद को सही साबित करना चाहते हो। बीरबल ने धीरे से तलवार निकाली। मिर्जा ने एक बटन दबाया और कमरे की दीवारें पीछे सरक गई। 4 पुराने मुखौटाधारी वहां खड़े थे, पर बीरबल अकेले नहीं आए थे। कुछ देर में सुरंग की दीवार टूटती है और साथ आते हैं अकबर खुद, सैनिकों के साथ। बीरबल बोले, मैं अकेला नहीं था, सत्य भी मेरे साथ था। एक छोटी लड़ाई हुई, पर मुखौटे वाले हार गए। मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबके सामने सारा सच रखा। साया संगठन मिर्जा रहमान ने बनाया था। उन्होंने ही वलीद, अरीफ, पुस्तकाध्यक्ष जैसे लोगों को गुप्त शिक्षा दी। उनके पीछे मकसद था भय के माध्यम से राज चलाना। रसोई, पुस्तकालय, यहां तक कि मंदिर तक से यह संगठन चल रहा था। खीर, मसाले, भ्रम के धुएं, सब प्रयोग थे आम जनता और मंत्रियों की सोच बदलने के लिए। अकबर स्तब्ध थे। सारे सुरंगें बंद करवा दी गई। मुखौटाधारियों को सजा दी गई। साया की सारी दस्तावेजी सामग्री जला दी गई। रसोई में अब हर वस्तु की जांच होने लगी। पुस्तकालय को नया प्रमुख मिला, जो केवल ज्ञान का सेवक था। कुछ हफ्तों बाद बीरबल से मिलने वलीद की मां आई। वो रोती रही। वो बुरा नहीं था बीरबल साहब, उसने जो किया अंधेरे में किया, लेकिन माफी के लायक है क्या? बीरबल ने कहा, गलतियां इंसान करता है, लेकिन कुछ गलती ऐसी होती है जिससे कई लोग अंधे हो जाते हैं। अगर उसका प्रायश्चित सच्चा है तो समय उसे माफ कर देगा। वलीद को आजीवन कारावास नहीं दिया गया, बल्कि नगर में सेवा का दंड मिला। अकबर एक दिन बोले, बीरबल, मैं डर गया था, लेकिन तुम्हारा साहस मेरा सहारा बना। रसोइये का बवाल सिर्फ भोजन का नहीं था, ये चरित्र की रसोई थी। बीरबल मुस्कुराए। राजा का स्वाद और समझ दोनों शुद्ध हों, तभी राज्य चले। अंत में बीरबल ने मुखौटा उठाकर आग में फेंक दिया और कहा, अब कोई साया नहीं, अब बस प्रकाश है।